जय हिंद मेरे प्यारे भाई। देखिए, अब तो हम लोगों ने क्या यूपीएसआई की भी सीरीज चालू कर दी है। किसकी? यूपीएसआई। आप लोगों ने फॉर्म तो फिलअप कर ही लिया होगा, है ना। अब तो लगभग एंड होने वाली है इसकी डेट भी। तो अब जो जितने लोगों ने नहीं किया है फ़िलहाल वो अपना कर ले, कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप करेंगे तभी तो एग्ज़ाम देंगे। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे अभी, जैसे ग्रुप डी के ना, ग्रुप डी में हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा 15 क्वेश्चन की सीरीज़ की मदद से पूरा हम लोग कंप्लीट मतलब टोटल आउट ऑफ टोटल मैथ में नंबर लाने की कोशिश कर रहे थे। सेम काम हम लोग क्या में करेंगे, यूपीएसआई में करेंगे। क्या है? टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज, है ना। टॉप 15 क्वेश्चंस हम लोग लगाने हैं, है ना, हर एक में। और देखिए, डेली ये वाली वीडियो आती रहेंगी और आप लोग लगातार इससे जुड़े रहिए, ठीक है ना भैया। और जो ये देखिए, ये पहली बात तो आपको लोग एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, ये क्लास नंबर 2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ये क्लास नंबर 2 है। इसके पहले मैं एक क्लास ले चुका हूँ यूपीएसआई की, है ना। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे 15 क्वेश्चन कराए हैं। तो ये जो है सेकंड क्लास है। जिसने भाई पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके ऑफ कोर्स पहली क्लास देखिए जाके, ठीक है ना। चलिए, हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चालू करते हैं। तो ठीक है भैया जी। और हाँ, देखिए, इस बात से बिल्कुल परेशान ना होइए कि देखिए, ये एसआई के क्वेश्चन, मैंने ये सारे एसआई के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ले रखे हैं। और देखिए, जिन लोगों ने ग्रुप डी का भी नहीं देखा है, ग्रुप डी में बहुत अच्छे सवाल आते हैं, उसकी भी सीरीज 15 क्वेश्चन की चल रही है। तो जो लोग भाई ये यूपीएसआई के देख रहे हैं, ठीक है ना, वो जाके उस वाली सीरीज़ को भी ज्वाइन कर लीजिए, मतलब ग्रुप डी वाली को। उसमें भी 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों सीरीज़ में कंटिन्यू रहिए और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। आप पूरे में पूरे क्वेश्चन बना के लाएंगे, क्योंकि भाई देखिए, मैथ का क्वेश्चन आपको पूरे से पूरे हल करने होंगे, तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ में फुल ऑफ फुल करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं ना। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है भैया जी। तो भाई, आप लोग का वेलकम है सभी लोगों का, जैसा देख रहे हैं। और सारी लड़ाई किस बात की आप लोग जान रहे हैं। ये देखिए, साइड में हमने क्या लगा रखा है, इसका सिंबल भी लगा रखा है। सारी लड़ाई किस चीज़ की? इसी चीज़ की है। तो इसी चीज़ के लिए हमको लड़ना है, मतलब आप लोग को लड़ना है, ठीक है ना। हमको तो नहीं लड़ना। तो आप लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग सवाल सीधा करेंगे। थोड़ा मैं कलम चेंज कर लेता हूँ। ये ले लिया हमने, चल रहा है। 1 सेकेंड भाई जी। जी ठीक है ना भैया। चलिए, अब हम लोग सीधा सवाल करते हैं, ओके। और जिन लोगों ने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है, सारे लोग इसके पहले वाली क्लास अटेंड करेंगे। देखिए, सारे बहुत अच्छे सवाल होने वाले हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अच्छा हाँ, थोड़ा सा भाई शिकायत ये है भाई कि देखिए, इसके पहले वाले जो हमने वीडियो डाली है उसमें 200 के आसपास मतलब वो चले गए, व्यूज़ चले गए। बट ये आप लोग देख रहे हैं क्या, लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है ना। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा भाई, कर लो, ठीक है। बहुत ही फ़ायदेमंद सीरीज़ है इसमें, ठीक है ना। चलिए, खैर कर लो वैसे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा सब बातें नहीं करते, सवाल करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन भैया देखिए, एक एक क्वेश्चन समझते चलेंगे, बिल्कुल प्यार से समझते चलेंगे, ठीक है ना। उसमें कोई ज़्यादा परेशान मत होइएगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सुशांत और प्रशांत के वेतन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है ना। और ये जो 2022 में यूपीएसआई हुआ था ना, उसी से मैंने सवाल पिक करे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, सुशांत और प्रशांत के वेतन के अंतर का आधा उनके वेतन के योग के 3/10 के बराबर है। सुशांत के वेतन के संबंध में वेतन दिखाइए, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो बनाने की मेथड कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, मान लीजिए सुशांत का वेतन एस है। इधर ही ऊपर देखिए, अब सुशांत का वेतन हमने एस मान लिया, ठीक है। हट जा भाई। प्रशांत का वेतन हमने क्या मान लिया, पी। अब जरा एक बात को समझिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। मान लीजिए सुशांत का वेतन एस है और प्रशांत का वेतन पी है, ठीक है। तो सुशांत का वेतन एस है और प्रशांत के वेतन को हमने पी मान लिया। क्या कह रहा है, सुशांत और प्रशांत के वेतन के अंतर का आधा। पहले ये देखिए, इसका अंतर लो। सुशांत और प्रशांत के वेतन का अंतर ले लिया है नहीं। अब इसका हमको क्या करना है, आधा करना है। आधा का मतलब 1/2, ठीक है भैया जी। सुशांत और प्रशांत के वेतन का आधा। अब क्या है, एक क्या कह रहा है, उन वेतन के योग के, योग मतलब सुशांत प्लस प्रशांत दोनों का वेतन क्या कर लिया हमने, योग कर लिया, कि 3/10 के बराबर, यानी इसके 3/10 के क्या है, इज इक्वल है।
सुशांत के वेतन के संबंध में प्रशांत का वेतन बताइए। तो इनसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से ये 2 से कट सकता है कि नहीं, 2 पंची 10। अब ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, एस प्लस पी जो है इसके अपॉन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एस माइनस पी अपॉन में क्या आ जाएगा, एस प्लस पी। अब बराबर में क्या आ गया, 3/5। अब देखिए यहाँ से करने के मेरे प्यारे भाई 2 तरीके हैं। आप तो या फिर आप इसको ऐसे गुणा कराइए, इसको ऐसे गुणा कराइए और यहाँ से एस और पी की रेशियो निकालिए। लेकिन भाई देखिए सीधा सीधा एक, जब भी कभी प्लस में दिया हो और माइनस में दिया हो, यानी 2 संख्याओं का योग दिया हो, 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, तो देखिए इसका बिल्कुल फंडा सिंपल सा क्या है कि अगर इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 5 और 3, 5 और 3 आधा, 5 और 3 जोड़ के तो 8, 8 का आधा कितना हो गया 4। तो ये बड़ी वाले की वैल्यू होती है, एस की वैल्यू आगे वाले की। मतलब भाई देखिए यहाँ एस बड़ा है कि नहीं, तभी तो एस में से पी घटा हुआ है कि नहीं, बड़े में से छोटी घटाते हैं ना। और अगर इन दोनों को घटा के आधा करेंगे, मतलब 5 में से 3 घटेंगे कितना 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। तो ये पी की वैल्यू आती है भैया जी, पी बराबर 1। ये मतलब देखिए ये चीज़ रेशियो में दी है कि नहीं, तो ये भी हमको रेशियो में पता चल गया है ना। तो ये चीज़ रेशियो में दी है तो कहे में हमको पता चल गया रेशियो में। अब जरा गौर करिए क्या कह रहा है, यानी सुशांत का 4 यूनिट है, प्रशांत की 1 यूनिट है। सुशांत के वेतन के संबंध में प्रशांत का वेतन दिखाइए। सुशांत का वेतन भैया जी कितना है 4, प्रशांत का वेतन कितना है 1। तो सुशांत के संबंध में, यानी भाई सुशांत के संबंध में सुशांत नीचे रहेगा, सुशांत से कंपेयर करना है। प्रशांत का, तो प्रशांत का 1 है। अब संबंध में हमको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में क्या करना है 100 से गुणा कराते हैं और परसेंटेज लगाते हैं। 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है ना। चलिए अच्छा देखिए भाई ये वाला जो है जिसको स्क्रीनशॉट लेना होता है भाई वो ले सकता है ना भैया जी। चलिए अब हम इस पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 बर्तनों ए और बी में क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। भाई आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या है कि भाई दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए। बच्चे कहेंगे भैया बिल्कुल सही है। तो देखिए इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं तो हम लोग पता है क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एलिगेशन। और किसी एक चीज़ पे एलिगेशन लगा देंगे, या तो हम इसमें दूध पे लगा दें या तो पानी पे लगा दें। तो मैं दूध पे एलिगेशन लगा देता हूँ ना। देखिए जैसे एक बर्तन ए है भैया जी, समझते चलिए ए में 4:3 के अनुपात में क्या है दूध और पानी, यानी 4 दूध है तो पानी कितना है 3। अच्छा मैं कहूँ टोटल है कितना, अगर मैं ये कहना चाहूँ टोटल है कितना, तो बच्चे कहेंगे भैया 7, 7 में से दूध कितना है 4, यानी टोटल तो 7 है, टोटल 7 है, 7 में से 4 भाग क्या है दूध है। सेम इसी तरीके से हम क्या कहेंगे भाई, देखिए अब ये ए में मिश्रण ए में मतलब बर्तन ए में 2 बर्तन ए और बी में, तो बर्तन ए में दूध क्या है 4/7 के अनुपात में है। तो दूध पे मैं क्या लगाना चाहूँगा एलिगेशन, तो दूध में एलिगेशन लगाऊंगा यानी 4/7। ये बर्तन ए की बात है, यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है ना। बर्तन बी की बात क्या है भैया जी, 2:3, यानी 2 दूध है तो 3 क्या है पानी है। तो अगर भाई तो टोटल कितना हो गया 5, टोटल कितना हो गया 5, और दूध कितना है 2, दूध कितना है 2। तो अब एलिगेशन लगाने का तरीका क्या है, देखिए भाई जिसमें अब देखिए इन दोनों से एक नया मिश्रण बनेगा, इन दोनों को मिलाकर हमको क्या बनाना है, एक नया मिश्रण बनाना है। जब नया मिश्रण बनाना है तो उसमें आधा दूध और आधा पानी हो, आधा दूध और आधा पानी मतलब 1:1 का अनुपात हो, ठीक है ना। अरे भाई अगर आधा आधा भी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1:1 का तो अनुपात है, यानी मिश्रण कितना हो 2, उसमें दूध कितना हो 1, यानी 1/2 दूध और 1/2 दूध और 1/2 पानी। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 1/2, क्योंकि भाई 1/2 दूध है। ये मिश्रण की बात है, ये काहे की बात है मिश्रण की बात। अब इसमें हम क्या लगा देंगे एलिगेशन, ठीक है भैया जी। तो एलिगेशन लगा, देखिए एलिगेशन लगाने का एक और तरीका है। अब यहाँ से देखो हम इनका डिफरेंट लेंगे, 2/5 और 1/2 का डिफरेंट लेंगे, 4/7 और 1/2 का डिफरेंट लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। लेकिन देखिए जब इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे असेंबली में क्या करेंगे हम, इनका 5, 7 और 2 इनका सभी का क्या एलसीएम हम लोग लेके इधर गुणा करा देंगे। 7, 5 और 2 ये भाई सारे ही प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम होगा क्या इनका मल्टीपल होगा, 5 दूनी 10 70, यानी इनका मल्टीपल भाई जी कितना है 70, मेरे भाई कितना है 70। अब देखिए यानी जो पहले का एलिगेशन ये चीज़ था, अभी एलिगेशन बदल जाएगा। एलिगेशन क्या बदल जाएगा, एक सेकंड में कलर लेता हूँ दूसरा। देखिए अब एलिगेशन क्या होगा, देखिए इसको जब 4/7 में 70 से गुणा कराऊंगा, 4/7 में किससे गुणा कराऊंगा 70 से, तो 7 से 70 कट जाएगा, 7 से 70 कट जाएगा, आएगा कितना भाई
7 से 70 कट जाएगा कितना आ जाएगा, 7 दाम 70 40 आ जाएगा भाई। देखो इधर मैं छोटा छोटा ही साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इधर कितना आ जाएगा 40, और इधर 5 से काटोगे तो 14, 14 पंच 70, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इधर क्या है 2 है, 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 70 को काटेंगे कितना आएगा 35, क्योंकि भाई 70 का इसमें भी गुणा होगा, 70 का इसमें भी गुणा होगा, 70 का इसमें भी गुणा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, इसका डिफरेंट लेंगे, तो 35 में से 28 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 7, ठीक है। और 40 में से 35 घट जाएंगे, कितने बचेगा 5, यानी कितना अंतर है भैया, यानी क्या है, किस अनुपात में आप इनको मिलाना चाहोगे, तो 7:5 में अगर आप इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, मतलब आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है, 7:5। आई होप भैया समझ में आया वो आप लोग को, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए थोड़ा सा इसी में हम कर देते हैं ना, तो इस बात से थोड़ा परेशान नहीं ना, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे ना तो फिर ये वाला सवाल भाई पढ़ने को नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए आप लोग थोड़ा समझ इसी में समझते रहिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन समझेंगे तो आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर है ये तीसरा। अब देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी हुई आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है ना। तो माध्यिका होता है बिल्कुल मिड की चीज़। जैसे हमने कहा कि कोई चीज़ लिखी हो, जैसे मान लीजिए कोई एक आंकड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा मैं यार एक सेकेंड इस पे समझाता हूँ। देखिए मीडियन क्या होती है ना, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, और क्या होता है बहुलक का मतलब मोड। बहुलक का मतलब क्या है, मोड। एक बात को समझिएगा, मीडियन क्या है। देखिए जैसे हमने कोई भी नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, हमने कहा 2 5 6 1 7 8, ठीक है कि नहीं। एक और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, चलिए 2 लेते हैं, एक, चलो एक और ले लिया, ठीक है ना। चलिए अब समझिए, देखिए अब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हो गई। अगर हमको निकालना क्या होता है, मीडियन, तो मीडियन में क्या करते हैं भैया जी, इनको सबसे पहले हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं ना, एक सेकंड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो हम लिखते हैं, चलिए बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या, देखिए पहले 1 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 1 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे, फिर उससे बड़ा क्या है 3 है, उससे बड़ा क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या 8 है। तो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना, कितने थे 3 3 6 3 9 थे, अभी कितने 3 3 6 3 9 इसमें भी हो गए। अब एक बात को समझिएगा, मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है बिल्कुल मध्य का टर्म। अब देखिए इधर ये 4 अलग हैं, इधर ये 4 अलग हैं, तो मध्य का टर्म क्या है 3, यानी इस पूरे की मीडियन अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 मीडियन हो जाएगी। इसलिए अगर डेटा में विषम है, अगर डेटा में विषम नंबर हैं, मतलब विषम संख्या में पूरा डेटा दिया है, तो फिर उसके लिए माध्यिका क्या होती है, उसके लिए माध्यिका क्या होती है भैया, थोड़ा सा ये उसके लिए माध्यिका होती है n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान, n+1/2वें पद का मान। n की जगह यहाँ क्या है 9 था, तो 9 +1/2 यानी 10 10 में से 2 करेंगे क्या 5वें पद का मान। और यहाँ 5वां पद है क्या 1 2 3 4 5, 5वां पद देखिए 3 निकल आया कि नहीं निकल आया, या फिर आधा आप इधर कर दीजिए आधा इधर कर दीजिए तो भी निकल आएगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स कहेंगे भैया अगर सम संख्या में आ गया, अब मान लीजिए एक डेटा में इधर ले रहा हूँ, देखिए भाई जैसे मान लीजिए एक डेटा में इधर ले रहा हूँ, जरा गौर करिएगा, इसको थोड़ा साइड करते हैं। एक डेटा लीजिए, हम मान लीजिए हमने लिया 2 3 6 8 ले लिया, ठीक है ना। मान लीजिए एक ये डेटा है, तो इसकी माध्यिका पूछेगा, तो इसमें तो 4 है, तो इसके लिए फार्मूला हो, इसके लिए देखिए फार्मूला के पहले इस सवाल को समझिए, इन दोनों का सम, यानी देखो एक इधर छोड़ दो एक इधर छोड़ दो, अभी तो ये बीच के 2 टर्म है कि नहीं टर्म है, तो इन दोनों का पहले सम करो, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का आधा कितना होगा 4.5, यानी इसकी माध्यिका भाई जी कितनी है 4.5। अगर इसका फार्मूला हम तो देखते हैं तो कैसे, अगर सम का फार्मूला क्या होता है, सम के लिए फार्मूला माध्यिका का, सम के लिए माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, आप लोग ये थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे, इसमें थोड़ा लिखने में भाई प्रॉब्लम होती है ना। तो देखिए क्या होता है n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान है ना, प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान। तो ये माध्यिका होती है सम डेटा के लिए, और ये माध्यिका होती है विषम डेटा के लिए। आई होप भाई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ मोड का होता है, तो माध्यिका तो भाई समझा दी।
अभी समझाता हूँ मोड क्या होता है। मोड का मतलब होता है बहुलक। मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक का मतलब है ये देखो, जैसे हमने कहा कोई हमने डेटा लिखा 1 1 2 5 5 5 7 8, मान लीजिए ये डेटा लिखा है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वही उस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, वही उसका मोड होता है, बहुलक होता है। जैसे देखो एक यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 बार। 2 तो सिर्फ एक ही बार आया है। 5 कितनी बार आ गया, 3। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसका क्या हो जाता है, बहुलक। तो यहाँ पे बहुलक कितना है, 5। कहने का मतलब ये है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। चलिए अब हम लोग सीधा सीधा चलेंगे, कहाँ है, सवाल पे चलेंगे। सवाल कौन सा था कर रहे थे, ये वाला हम लोग कर रहे थे 5वां, है ना। अब देखिए नीचे दिए हुए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे माध्यिका। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग में, लेकिन अक्सर हम लोग असेंडिंग में लिख देते हैं ना, असेंडिंग में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए एक कितनी बार है, एक, ये 1 2 है ना, और एक को पकड़िएगा क्योंकि एक सबसे छोटा है। 1 2 3 और ये 4, यानी एक 4 बार है, यानी 1 1 1 1 एक बार लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब देखिए एक के बाद यहाँ पे 11 हमको दिखाई दे रहा है। अब 11 कितनी बार है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 है ना, 1 2, फिर क्या 3 4 5 6 और 7 8 9 10, और इस तरीके से, यानी 11 कितनी बार है, 10 बार। यानी 11 यहाँ पे लिख देता हूँ 10 टाइम्स, सीधा सीधा मैं लिख दूँ ना, 11 बार तो लिखो, 10 बार तो लिखूँगा ना, 11 है 10 टाइम्स, है ना। यानी आगे के 4 डिजिट ये और उसके बाद 10 डिजिट 11 11 लिखे हुए हैं। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद समझिए 111 कितना है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। 111 क्या है, 1 2 3 और 4, यानी 111 कितनी बार है, 4 टाइम्स, है ना। ये 4 टाइम्स है, 4 बार। उसके बाद क्या है, अब ये 1111, 1 2 3, 1111 है 3 बार, 1111 है 3 बार। तो अब एक बात समझिए, ये मतलब आगे से एक लाइन से लिखे हुए या फिर इनकी फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। देखो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम वो भी बना सकते हैं, इसका चार्ट भी बना सकते हैं, चार्ट, है ना। चार्ट देखिए बना, जिसे हमने बना सकते हैं, जैसे हमने कह दिया एक कितनी बार आया है, 4 बार, है ना। आप ज़रा गौर करिए, 11 कितनी बार आया है, 10 बार, है ना। 111 कितनी बार आया है, 4 बार। 1111 एक सेकंड में, 1111 कितनी बार आया है, 3 बार। तो अब ये तो फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 11 की है नहीं। तो एक आप ये मान लीजिए कि बहुलक जो होगा 11 होगा। बहुलक 11 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है यार। तो ये ऑप्शन तो भाई नहीं होगा। अब देखेंगे माध्यिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये है, मतलब ये पूरा डेटा कितनी बार लिखा हुआ है। तो देखो फ्रिक्वेंसी क्या है, 4 10 4 14 14 14 18 19 20 21, है कि नहीं, 21, यानी 21 टर्म ये पूरे लिखे हुए हैं। तो 21 एक विषम संख्या है, तो विषम के लिए माध्यिका क्या होती है, 21 + 1/2, यानी 21 1 22, 22 का मतलब आधा 11वें पद का मान, 11वें पद का मान। आप लोग एक बात बताइए, 11वें पद में क्या आएगा, आप लोग खुद बताओ। 11वां पद कहाँ पर बैठेगा भाई, 4 डिजिट तो ये हैं, उसके बाद 10 डिजिट ये हैं, यानी 11वां पद जब भी आएगा भाई 1 2 3 4, फिर 11 कितनी बार लिखा हुआ है, 10 बार लिखा हुआ है। तो यहीं पे 5 6 7 8 9 10, जब 11 गिनते गिनते चले जाएंगे तो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, 11 में। यानी इसका जो माध्यिका भी 11 है, यानी माध्यिका भी 11 है और बहुलक भी 11 है, यानी आंसर कौन सा आएगा, ये 4th नंबर आ जाएगा। आई होप भाई आप लोग को समझ में आया होगा कि माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है ना, वास्तविकता में, ठीक है ना। इसके फार्मूले भी बता दिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिए। चलिए अच्छा देखिए, एक होता है इम्पीरिकल फार्मूला, है ना, मूलानुपाती सूत्र। इसके लिए एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर, इस फार्मूले को भाई आप लोग नोट कर लीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। सीधा मैं माध्य लिख दे रहा हूँ ना भैया, 2 समांतर माध्य, इसको कहते हैं इम्पीरिकल फार्मूला। इससे अभी तो ठीक है ना, 2024 में इसमें मेंस में भी सवाल आया था, सीजीएल मेंस में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस बात को याद रखिए, क्योंकि कभी कभी माध्यिका दे देता है, माध्य दे देता है और बहुलक पूछता है, या बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा, माध्य पूछेगा। देखिए भाई आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और ये फार्मूला भी नोट कर लीजिए, है ना, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आई होप समझ में आएगा। चलो भाई आगे चलता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए
ये क्या लिखा हुआ है, इस काम को सीधा सीधा मान ज्ञात करना है। ठीक है भैया, मान ज्ञात करते हैं। चलिए मान ज्ञात देखो, इसको पहले सबसे पहले हम सही रूप में लिखते हैं। एक सेकंड पेंसिल ले लेता हूँ मैं। सही रूप में, सही रूप में कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ है 0.0666 आगे बढ़ता चला जाए, तो मैं 6 के ऊपर बार ना लगा दूँ। बार का मतलब होता है बार बार, मतलब ये 6 आगे बार बार आता चला जाएगा। इंटू लगा दिया, फिर क्या लिखा है 2.4। अब 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है ना, 4 4 4 4 आता चला जाएगा बार। अब देखो हम इसको मतलब सिंपल कैसे करते हैं तो समझिएगा। देखो सिंपल करने का तरीका क्या है भाई, देखिए जब ये बाहर हटता है तो एक 6 आता है, जितने के ऊपर बार लगा है उतने नीचे 9 लिखते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतने हम लोग 0 लिखते हैं। पॉइंट के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यानी इसकी वैल्यू भैया जी कितनी निकल के आएगी, 6/90। एक ऐसा सवाल मैंने पहले भी करा रखा है ग्रुप डी वाले सीरीज़ में, आप लोग उसको जाके जरूर देखिए, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे सवाल कराए हैं। ठीक है ना, जो लोग भाई नए हैं वो जाके उसको ज़रूर देखें। ठीक है ना, इंटू, अब जरा गौर करिए 2.4 है, तो जब 4 का ये हम हटाएंगे तो आप लिख लीजिए पहले 24, तो ऐसे लिख लीजिए। जब मतलब ये बार हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे, तो जिसके ऊपर बार है उतने तो 9 आने हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसका यहाँ से क्या कर देना है, हमको घटा देना है कि नहीं, उसको हमको क्या कर देना है, घटा देना है। अब जरा गौर करिए, ये कितना है, 6/90 की जगह 6/90 आ जाएगा, इंटू 24 में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे भैया जी, 22/9 बचेंगे। भैया आपने यहाँ एक और चीज़ लिखी तो है, आपने यहाँ 0 नहीं लगाया भैया। पॉइंट के अगर उस तरफ होता, इस पॉइंट के उस तरफ होता तो मैं 0 लगाता। देखिए यहाँ पॉइंट के इस तरफ है कि नहीं है, पॉइंट के दाहिने साइड है कि नहीं, मतलब राइट साइड है, तो हमने 0 लगाया। यहाँ पॉइंट के राइट साइड सिर्फ एक ही है, 4 ही लिखा हुआ है, तो मैंने 9 लिखा। ये तो मतलब लेफ्ट साइड है, इसलिए भाई हम यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजिली। तो हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9। ठीक है नहीं, अब देखिए, अब हालांकि ये 2 से मतलब 90, हालांकि अगर मैं 2 से इसको 90 को काटूँ तो ये 45 टाइम कट जाएगा, लेकिन देखिए 0 को ना काटा करिए तो ज़्यादा बेटर है। तो 22 दूना क्या आ जाएगा यहाँ से 44, इधर देखिए 22 दूना कितना आ जाएगा 44, और 9 त्रिक 27, यानी 270 आ गया। 270 आ गया ना, तो अब एक बात को समझिए, 0 तो मैं पहले हटा दे रहा हूँ, मान लो कि ये 0 है नहीं, 0 को मैं बाद में कैलकुलेट कर लूँ, मान लीजिए ये 0 नहीं है। 27 को सीधा हमको 44 से भाग कराना है, 27 को किससे भाग कराना है, 44 से। तो 27 से कम 27, तो कितना बचा, 27 7 29, 14 उधर 3 उधर, 17 बचा, है ना। तो पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे कि नहीं, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे तो यानी 170 लिख दिया। अब तो 27 देखिए 25 छक्का 150 होता है, तो 27 मतलब, अब देखिए अगर 27 को हम 7 बार ले गए, भाई ऑप्शन से देखेंगे ना, यहाँ 5 बार तो छोटा पड़ रहा है ना, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार देखेंगे तो देखिए 27 भाई 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है, तो 6 दूना 12, यानी 150 162, तो सीधा कितना जाएगा 162, यानी 1.6 के आसपास जाएगा। और एक 0 देखिए हमने इसको क्या किया था, हटा दिया था, तो आप एक 0 को फिर से भाग करा लो, तो 0.16, तो 0.16 का आंसर क्या है, एक ही आंसर है। देखिए भाई ये कैलकुलेशन आपको समझाने में टाइम लगता है, बाकी हो जाएंगे 15 से 20 सेकंड में ये वाले सवाल, तो इस बात पे थोड़ा परेशान मत होइएगा। ठीक है नहीं कि बड़े स्लो हो रहे, स्लो नहीं हो रहे भाई, समझाने में टाइम लगता है भैया जी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है हमें तो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए भाई क्या कह रहा है, अजय एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, अजय एक काम को 50 दिनों में कर सकता है, विजय वही काम 30 दिनों में पूरा करता है। अगर वे बारी बारी से काम करते हैं तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यदि पहले अजय काम करता है। चलिए भैया देखिए, अजय क्या करता है, किसी काम को 50 दिन में करता है, ठीक है ना। विजय किसी काम को कितना करता है, 30 दिन में करता है, ठीक है ना। अगर वे दोनों बारी बारी, तो सबसे पहले काम मान लेते हैं। देखिए भैया इन दोनों का जो है, इन दोनों का हम एलसीएम काम मान लेते हैं, तो 50 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 150। ये मान लीजिए हमारा टोटल वर्क है, TW, ये क्या है, टोटल वर्क। अब देखिए अगर पूरा टोटल वर्क 150 है और वो 50 दिन में काम करता है, यानी एक दिन में भाई कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। तो ये इफ़िशियंसी निकल के आती है, EFF, इफ़िशियंसी का मतलब क्षमता, कार्य क्षमता, है ना, एक दिन में उसने कितना काम करेगा। और ये क्या है, V मतलब विजय, ठीक है ना। तो 30 को जब 150 से भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 5 आ जाएगी। यानी अजय की इफ़िशियंसी कितनी है, 3, विजय की इफ़िशियंसी कितनी है, 5। अगर वे दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, पहले अजय काम करता है। भैया जी आप इस बात को समझिए, देखिए मान लीजिए, इस बात को समझिए,
पहला दिन आया यानी फर्स्ट दिन आएगा तो पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन कौन काम करेगा, अजय, वो भी कितना करेगा, 3 काम। अब जब से दूसरा दिन आ जाएगा, जब दूसरा दिन आ जाएगा तो कौन करेगा, विजय, यानी 5। तो ये दूसरा दिन, यानी ये 2 दिन में कितना काम हो गया, ये 2 दिन नहीं है, ये दूसरा दिन है, ये दूसरा दिन है, यानी 2 दिन में कितना होगा, 5 दिन 8 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 150 के नज़दीक ले जाएंगे, इसको हम किसके नज़दीक ले जाएंगे, 150 के नज़दीक। तो 150 के नज़दीक ले जाने के लिए हमको यहाँ 2 दिन में 8 काम है, तो 150 के नज़दीक ले जाने के लिए मान लीजिए हम लोग किससे गुणा करें, 18 से कराएं। 18 8 144 होता है कि नहीं भाई, 18 से अगर इधर गुणा कराएं, 18 से इधर गुणा करें, 18 दूना कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 36 दिन और 18 8 144, यानी 144 काम हो चुका है। अभी काम कितना बचा है, 6 काम। अगर देखिए आप समझिए, अगर ये 6 काम बचा हुआ है तो फिर से अजय आ जाएगा, तो 38 36 और 1 दिन और जुड़ जाएगा तो 37 दिन हो जाएंगे, तो इसमें 3 काम और हो जाएगा, तो 147 हो गया करिए, काम 147 हो गया। बचा काम कितना, 3 काम बचा है। अब ये 3 काम विजय करेगा कितनी, लेकिन इसकी इफिशियंसी तो 5 है, तो ये 3/5 दिन में कर डालेगा। कितने भाई, 3 काम बचा है, 5 की इफिशियंसी करता है तो 3/5 दिन में निपटा देगा। और 3/5 का मतलब होता है 0.6, कितना होता है 0.6। तो इधर कितने दिन हो गए थे, 37 दिन, इधर कितने हो गए थे भैया, 37 दिन और 0.6 यानी 0.6 दिन, यानी 37.6 दिन, 37.6 दिन, ठीक है ना। अच्छा देखिए कभी कभी इसमें आंसर आ जाता है दिन और घंटे में, तो 37 दिन तो यहाँ हो ही गए थे। अगर मैं 3/5 में, इधर देखिए भैया 3/5 को अगर मैं घंटे में चेंज करूँगा तो 24 से गुणा कराऊंगा, क्यों यार एक दिन में 24 होते हैं कि नहीं होते हैं, 24 घंटे। तो अब 24 को इससे गुणा करा के 5 से भाग कराएंगे तो वहाँ घंटे और सेकंड में आ जाएगा ना, इसलिए क्या इन्होंने 37.5 ही दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया जी, 37.5 नहीं भैया, 37.60 दिन, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जल्दी चलते हैं थोड़ा सा। 8वां क्वेश्चन क्या है, 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर को आधा काम कितने दिन में करेंगे। भैया जी ध्यान दीजिए, वर्क का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क निकलता है मेन इंटू डेज इंटू आवर इंटू इफिशियंसी, यानी जितने ज़्यादा आदमी होंगे, जितने ज़्यादा घंटे दिन में काम करेंगे, और जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे और जितनी ज़्यादा ताकत से काम करेंगे उतना ही ज़्यादा काम होगा, उतना ही ज़्यादा काम होगा कि नहीं, यानी जितने ज़्यादा मेन होंगे, जितने ज़्यादा दिन काम करेंगे, जितने घंटे एक दिन में काम करेंगे और जितनी ज़्यादा उनकी इफिशियंसी होगी, ताकत होगी, वही तो उसका टोटल वर्क होता है कि नहीं। उसी को कहते हैं हम लोग टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेन इंटू डेज इंटू आवर इंटू इफिशियंसी। इस बात को याद रखिए। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे भैया जी अगर इफिशियंसी नहीं दी, अरे भैया अगर किसी साल में इफिशियंसी नहीं दिए तो इसको इग्नोर कर देंगे, आवर नहीं दिए इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ मतलब मेन इंटू डेज का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब देखिए 5 मजदूर किसी काम को 12 घंटे में 30 दिन में कर सकते हैं, यानी 5 मजदूर हैं, 12 घंटे लेते हैं और 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी 5 × 12 × 30 ये क्या है, ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया, टोटल वर्क, ये भैया जी टोटल वर्क है। अब क्या कह रहा है, इसको आधा कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो भैया इसका मैं आधा ना कर दूं, क्योंकि हमको काम तो इसका आधा कराना है, ये 1/2 इसका आधा काम कराना है। 12 घंटे काम करते हुए दिन में 12 घंटे यानी 12 घंटे काम करना है। 15 मजदूर लगेंगे, है ना। 15 मजदूर दिन में 12 घंटे काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे, मान लीजिए हमने डी दिनों में पूरा कर देंगे, है ना। मान लीजिए कितने दिनों में पूरा करेंगे, डी दिनों में। भाई ये भी काम है और ये भी काम है, काम को क्या कर देंगे बराबर। इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला एक बात याद रखिए, M1D1H1E1 बराबर M2D2H2 और E2, है ना। ये फार्मूला होता है भाई। अगर इसमें इफिशियंसी नहीं दी इसको इग्नोर कर देंगे, आवर नहीं दी इसको इग्नोर कर देंगे, M1D1 M2D2 बन जाएगा। मतलब जिस हिसाब जितनी चीज़ें दी हैं उसी हिसाब से फार्मूला आ जाता है, ठीक है भैया जी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 12 है ना, 5 × 30 30 × 90, या फिर ऐसे सीधे सीधे सॉल्व करो ना भाई, 6 × 6 6 दूनी 12, 15 दूना 30 से 30 खत्म हो गया, यानी डेज भैया जी कितने आ गए, सीधा सीधा 5 दिखाई दे रहा है, यानी 5 दिन। कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। आई होप समझ में आया हो गया भैया। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल करते हैं ना। कौन सा सवाल है, ये देखिए, रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। रोहन रोहित से 2 गुना दक्ष है, रोहित कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। एक देखिए रोहन है, एक रोहन है,
एक रोहित है, एक रोहित, आरटी का मतलब रोहित मान लीजिए, है ना। रोहन एक काम को 16 दिनों में, अच्छा एक बात याद रखिए, थोड़ा सा मैं इधर कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ इधर साइड में, आप एक बात को गौर समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा। देखिए आप एक बात याद रखिए कि जो है टाइम और इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, हमेशा एक दूसरे के उल्टा होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब अगर आपकी इफ़िशियंसी कम है, आपकी काम करने की क्षमता कम है, आप थोड़ा लूज़ व्यक्ति हैं, ढीले ढाले हैं, तो आपको कोई काम को निपटाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए इसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, समझदारी वाली बात है। आप खुद सोचो भैया, एक बंदा अगर वो ढीला ढाला है तो काम को ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं। कोई एक बंदा है बहुत तेज़ी से काम करता है, उसको काम करने की क्षमता ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा। यानी टाइम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ़िशियंसी, यानी टाइम जो होता है मतलब कार्य क्षमता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी यहाँ क्या है, रोहन जो है रोहित से 2 गुना दक्ष है, यानी दक्ष का मतलब इफ़िशियंसी, ये जो रोहन है ये रोहित से, रोहित 2 गुना दक्ष है, यानी रोहित की इफ़िशियंसी 1 है तो रोहन की इफ़िशियंसी भैया जी कितनी है, 2 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, यानी 1:2, यानी रोहन अगर 1 दिन लेता है तो रोहित भैया 2 दिन लेगा। अभी देखिए रोहन एक काम को 16 दिन में करता है, यानी रोहन कितने दिन में करेगा, 16 दिन में, यानी एक की वैल्यू, सॉरी भाई, सॉरी भाई, और यार गड़बड़ कर दिया भाई, रोहित रोहन से 2 गुना दक्ष है, तो रोहित जो है इसको रोहित कर लो, इसको क्या कर लो, रोहित कर लो, इसको रोहन कर लो, है ना, इसको रोहन कर लो। क्या कहता है, रोहित रोहन से 2 गुना दक्ष, यानी रोहित 2 गुना है तो रोहन अगर रोहित 2 गुना दक्ष है, अगर रोहन की इफिशियंसी 1 है तो रोहित की इफिशियंसी कितनी है, 2 है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, रोहित अगर 1 लेता है तो रोहन कितना लेगा, 2 लेगा। अब देखिए रोहन को काम करने में 16 दिन लगते हैं, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, यानी 2 की वैल्यू है 16, यानी 1 की वैल्यू भैया जी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और हमको 1 ही की तो वैल्यू पूछा है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, यानी ये कितने दिन में निपटा देगा, 8 दिन में। देखिए ये सवाल ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड का सवाल था, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का सवाल था, इससे ज़्यादा सेकंड का सवाल था ही नहीं। लेकिन इसके पीछे आपको भाई कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट समझाने में भाई मैं थोड़ा टाइम लूँगा, सवाल बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। अगला सवाल चलेंगे, 2 धनात्मक संख्या ए और बी के समांतर माध्य ज्यामितीय माध्य से थोड़ा 5 अधिक है, उनका ज्यामितीय माध्य उनके हरात्मक माध्य से 4 अधिक है, ए माइनस बी है। देखिए भाई थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी ले चलता हूँ, पहली बात आओ इधर सवाल कॉन्सेप्ट दिखाते हैं फिर सवाल करते हैं ना। ये 11 नंबर पेज लेता हूँ, मैं इसमें करता हूँ। देखिए समांतर माध्य क्या होता है, जरा गौर करिएगा। समांतर माध्य, देखिए अगर 2 संख्याएं दी हैं, मान लीजिए एक संख्या ए है एक संख्या बी है, देखिए समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य, ये फर्स्ट ईयर की चीज़ें है ना, मतलब 11th में आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, है ना। यूपी बोर्ड में जो भाई लोग हैं उनको पता होगा कि 11th में, है ना, 11th में ये सारी चीज़ें हैं। अगर 2 संख्याएं ए और बी हैं तो समांतर माध्य क्या होता है, तो अर्थमेटिक मीन होता है समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटे 2, यानी एवरेज जो होता है दोनों संख्याओं का एवरेज जो होता है वही होता है समांतर माध्य, यानी अर्थमेटिक मीन। अब होता है गुणोत्तर माध्य क्या होता है ना, यानी ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है भैया, अंडर रूट ए बी, ये इनका गुणोत्तर माध्य है। एक होता है हरात्मक, है ना, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। भाई देखिए ये जो है कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, है ना। कक्षा 11 में क्या समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, तो वहाँ से निकल के आते हैं। हरात्मक श्रेणी मतलब हरात्मक माध्य क्या होता है, अगर ए और बी 2 संख्या है तो उनका हरात्मक माध्य होता है 2ab बटे ए प्लस बी, ये होता है भैया जी हरात्मक माध्य, ठीक है ना। तो भैया आप लोग को जब तक ये फार्मूले नहीं पता होंगे तो आप लोग कैसे सवाल कर पाएंगे बताइए। तो भाई आप लोग क्या करेंगे, ये जितने भी फार्मूले क्या करेंगे, इनको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हमने इधर लगा दिया, आप लोग इनको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए। चलिए अब हम लोग सीधा सीधा कहाँ कूद चलते हैं, सवाल पे कूद चलते हैं भैया। चलिए भाई सवाल करते हैं, 10 नंबर सवाल है ना, 1 सेकेंड, ठीक है। 2 संख्याओं का दो धनात्मक संख्याएं ए और बी का समांतर माध्य, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस बी बटे 2, एम आई राइट, हाँ कि ना। समांतर ए प्लस बी, ज्यामितिक माध्य से 5 अधिक है, इनका ज्यामितिक माध्य क्या होगा, ए बी, ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा ए बी, ये 5 अधिक है ना, ये 5 अधिक है तो इसमें 5 जोड़ेंगे,
ठीक है ना भाई, बराबर करना है। अगर समांतर माध्य पहले से ही 5 अधिक है तो अगर हमको बराबर करना है तो उसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, बट अभी इसको मैं थोड़ा ऐसे ही रखता हूँ, आगे बनाता हूँ। आगे क्या है, उसका ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन यानी √AB, उसके हरात्मक माध्य से 4 अधिक है। हरात्मक माध्य क्या होता है, 2AB बटे A प्लस B, ये हरात्मक माध्य 4 अधिक यानी ये 4। अब हमको ये 2 इक्वेशन दी है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग भाई सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ज़रा इसको कहाँ की वैल्यू बताइए, कहाँ की वैल्यू कहाँ रख दिया जाए, बताइए भाई। या फिर आप ए बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, सही है। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, चलिए भाई देखिए समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको समीकरण पहले वाले को समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। एक काम करें हम लोग कि देखो जैसे a प्लस बी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं क्या। अब एक बात को समझिए, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं, इस पे आओ। देखो अंडर रूट थोड़ा ये थोड़ा लंबा जाएगा ना, तो थोड़ा इसको करने के लिए स्पेस चाहिए ना। ये मान लीजिए ए बी बराबर, इसको भाई थोड़ा मैं स्लो स्लो करूँगा ना, क्योंकि चलाने में कलम जल्दी जल्दी कलम चलाने लगते हैं तो ये लैग करने लगता है, बीच में जो छोड़ने लगता है। अगर a प्लस बी है यानी यहाँ से मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल के इस जगह पे रखूँगा, इस जगह पे, तो क्या, एक सेकंड थोड़ा सा नोटेशन ले लेता हूँ यार, जैसे दिखे तुम लोगों को, ठीक है ना। देख अरे भाई एक सेकंड, अरे चलो छोड़िए यार, चल नहीं रहा। देखो भाई, अरे यार नोटेशन दिखता नहीं ना भाई, एक सेकंड ना, थोड़ा सॉरी यार। चलिए भाई देखिए 2AB है ना, इस a प्लस बी की जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते कि नहीं। a प्लस बी बराबर क्या है, 2 अंडर रूट AB प्लस 5 प्लस का है 4। अब देखिए ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस की चीज़ इधर आएगी, काहे की बन जाएगी, माइनस की, यानी अंडर रूट AB माइनस AB बटे अंडर रूट AB प्लस 5 बराबर 4, है ना। इसको इक्वेशन तरीके सॉल्व करेंगे। अब इसका भाई इसका गुणा करा लेंगे, तो इस चीज़ को मैं इससे गुणा कराऊंगा। ए बी का जब अंडर रूट ए बी से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अंडर रूट ए बी का 5 से गुणा होगा तो 5 अंडर रूट ए बी आ जाएगा। एक का ए बी से अगर इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा भैया जी, अंडर रूट ए बी प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये 4 है ना, ए बी से भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे चलते हैं ना थोड़ा सा, एक सेकंड भैया, देखिए आगे चलिए भैया। 5 अंडर रूट ए बी, 5 अंडर रूट क्या है ए बी, ये 5 लिखा हुआ है, बराबर में क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट ए बी प्लस 5 को 20, 4 अंडर रूट ए बी प्लस 20। 5 अंडर रूट ए बी में से 4 घट जाएंगे, क्या बचेगा, अंडर रूट ए बी बराबर 20। यहाँ से अगर ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, यानी ए बी बराबर 400 आ गया। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन में मैं मान रख दूँ अंडर रूट ए बी का, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं, तो ए प्लस बी बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 400 प्लस 5। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, मतलब किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, और प्लस 5, 20 5 25, और 25 का जब 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 50। ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा भैया जी 50। यानी इस बात को समझो, यानी ए बी बराबर कितना आ गया 400, ए प्लस बी बराबर क्या है 50। यानी देखो 2 इक्वेशन यहाँ से बन गए कि नहीं बन गए। अब हमको सीधा सीधा ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है। लेकिन देखिए इतना देख के मुझको पता चल गया कि यहाँ ए और बी की वैल्यू क्या है, मैं सेटिस्फाई करा दूंगा। कैसे, क्या मैं एक देखो 40 दहम 400 होता है कि नहीं, तो 40 और 10, 40 और 10 जोड़ने पे कितना आ रहा है 50, और 40 का 10 से गुणा करने पे कितना आ रहा है 400। यानी सर ए वाला जो 40 है और बी वाले कितना है 10, 40 में से 10 घट जाए कितना 30 आंसर है इसका भी है जी 30। तो ये यहीं से ये चीज़ डिफाइन हो गई। बच्चे कहेंगे भैया आप तो समझ गए, हम कैसे समझेंगे, आप लोग ऐसे समझेंगे। अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आगे नेक्स्ट पेज पे देखो, ए देखिए ए प्लस बी 50 है। अगर मान लीजिए इधर देखिए ए प्लस बी अगर भैया 50 है और ए बी बराबर 400 है
और आप लोग हिट एंड ट्रायल से हिट नहीं कर पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, a माइनस बी बराबर, बहुत ध्यान समझिए, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। भैया ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब बच्चे कहेंगे भैया ये फार्मूले भी नहीं याद हो रहे, भाई फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा यार भाई। a माइनस बी बराबर अंडर रूट, भाई 2-3 बार यूज़ करेंगे आ जाएगा फार्मूला, याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए 50 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे माइनस 4, ए बी की जगह कितना रख देंगे 400, और अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 4 का स्क्वायर 1600, तो 2500 में से 1600 करेंगे कितने 900, 900 बाहर आएगा कितना 30, तो सीधा सीधा देखो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना निकल गया है 30। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हमने जो अपना ये तरीका हिट एंड ट्रायल होता है इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप भाई देखिए ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत छिपा था, है ना, तो आप लोग ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको करिए और अच्छे से इसका समझिए, इसके कॉन्सेप्ट भी याद लिखिए, जो हमने इस पेज पे बताएं, आप लोग इस वाले ये कॉन्सेप्ट को भी आप लोग नोट, भाई इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या करेंगे नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड पीछे हो भाई, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, देखिए जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब अमाउंट, मतलब वो प्रिंसिपल पूछ रहा है कि 10% ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि दी गई है तो जो 2 वर्ष बाद 1331 हो जाती है, तो बताइए कि वो कितना रुपए थी। तो इस बात को समझिए भाई। देखिए मान लीजिए, देखो इसके तो करने के काफ़ी सारे तरीके, इसके देखिए पहले थोड़ा सा आप लोग समझिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। थोड़ा सा भाई थोड़ा लैग कर रहा है ना, नीचे आ जाइए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपया जमा करा किसी बैंक में, और उस पर 10% की ब्याज है। कितने परसेंट की ब्याज है 10%, तो अगले साल वो 110 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब फिर से अगले साल 10% इस पर ब्याज लगेगा, तो मेरे भाई इस बार ब्याज इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा ब्याज, इस बार ब्याज इस पर नहीं लगेगा, ब्याज किस पर लगेगा 110 पर लगेगा। यानी 110 का 10% कितना हो जाएगा 11, यानी 121 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे उसी को क्या कहते हैं सक्सेसिव। मतलब देखिए आपने मान लीजिए पहला साल है, आपने पहला साल ये मान लीजिए, अरे एक सेकंड से समझो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, प्रेजेंट में खड़े हो, ये 1 साल बाद है, फिर ये 2 साल बाद है। अब 1 साल आपने जितना पैसा जमा करा, 1 साल के बाद कुछ आपको बढ़कर मिलेगा कि नहीं, तो अब जो मिले इस पर बढ़कर मिले, इसको ही प्रिंसिपल मान लिया जाए। मान लीजिए अभी अभी आपने इतना रुपया जमा किया, मान लीजिए कुछ रुपया आपने जमा किया, तो अभी के लिए ये प्रिंसिपल है, इस पर कुछ ब्याज मिलेगा और आपको 1 साल बाद इधर का ये वाला अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अब अगले साल के लिए हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ लगातार बढ़ती है या लगातार घटती है तो उसी को कहा जाता है सक्सेसिव। तो कुल मिला के ये जो चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमेशा सक्सेसिव पे चलता है। कहाँ पे चलता है सक्सेसिव पे। इसका एक और ट्री मेथड में भी मैं बता दूंगा भाई, परेशान मत होइए। तो देखिए अगर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो 2 साल में पूरा ब्याज हो कितना जाएगा। आप एक बात समझिए, हमने बताया था कि अगर सक्सेसिव के लिए 2 चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई बटे 100, यानी अगर तो मतलब 2 साल के लिए सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100। तो ये क्या है 10%, ये है 10%, ये 10×100, यानी कितना परसेंट 21%। यानी आपने अगर 100 रुपये जमा करा था, आप मान लीजिए 21% ब्याज बना, 10% का कितना होता है 21%। तो अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा करा था तो आपको ब्याज कितना मिल जाएगा 2 साल में 21 रुपये। तो 100 रुपये आपने जमा करा था, ब्याज आपने कितना हो गया 21, तो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे यानी 121, तो 121 क्या हो गया अमाउंट, क्या हो गया अमाउंट। हिंदी में इसको कहते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। और कक्षा 8 में फार्मूला क्या पढ़ा है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी ये मूलधन था जितना हमने पैसा लगाया था, ये 21 रुपये ब्याज आया है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी 121 रुपये हमारा क्या आ गया, एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ, 121 क्या आ गया हमारा मिश्र धन आ गया। अब हमको क्या है 100 की वैल्यू निकालनी है, भाई हमको प्रिंसिपल निकालना है ना, तो क्या है
121 की वैल्यू है 1331, है ना। तो 11 से काटेंगे, 11 11 में 121, तो 11 से 121, 11 से को काट लेंगे, 11 11 ये 121, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 11, हमको चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100, कितनी हो जाएगी भैया जी 1100, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना था भाई 1100 रुपये था, है ना। प्रिंसिपल यानी 1100 रुपये हमने जमा करे थे, ठीक है। अच्छा, इसका एक और मेथड देखो मैं बता रहा हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ भाई, आप लोग ये वाला उतार लेंगे। अच्छा एक सेकंड नीचे चलते हैं यार, इधर बताते हैं, है ना। मान लीजिए 10% ब्याज थी। अब देखिए इसका एक रेशियो मेथड बताते हैं हम आप लोग को, रेशियो मेथड, है ना। रेशियो मेथड क्या होता है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। मान लीजिए 10% रेट है, अब 10% ब्याज थी, यानी पहले साल 10 होगा तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 कोई चीज़ थी तो 1 बढ़ गया है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और अगले साल भी क्या हो, 10% ब्याज है तो 10 से कितना हो जाएगा 11, यानी 10 10 हम 100, 2 साल बाद 100 की चीज़ कितनी हो जाएगी 11 11 में 121, यानी 121 हो जाएगी। और 121 के वैल्यू उसमें कितनी दे रखा था भाई, 121 के 1331 दे रखा था, कितना दे रखा था 1331, तो हमको 100 की वैल्यू बता पूछना था, तो हमको 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी 1331, भाई 1 की वैल्यू यहाँ से 1331 बस 121 निकलेगी बटे 100, तो ये कितनी बार जा रहा है 11 बार, तो 100 की वैल्यू कितनी निकली आएगी यहाँ पे 1100 निकली आएगी। तो ये भी एक तरीका, इसको कहते हैं भैया जी रेशियो मेथड, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और इसका एक और मेथड है ट्री मेथड, क्या मेथड है ट्री मेथड, है ना। तो आप लोग को जरा ट्री मेथड भी बता देता हूँ उधर साइड में। ट्री मेथड क्या है, देखिए भैया जी, इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ। ट्री मेथड क्या है, मान लीजिए 10% क्या है 10% रेट है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10 वैल्यू होती है कि नहीं। तो जितने साल के लिए कहे तो नीचे जो इसका बेस है उसका स्क्वायर, भाई अगर 2 साल के कह रहा है तो 10 की पावर 2, अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है तो 10 की पावर 3, उसको हम लोग मूलधन मान लेते हैं, यानी प्रिंसिपल। भाई हट जा भाई, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, ये बेस में 10 है ना, तो इसका 10 की पावर 2 मान लेंगे, क्योंकि हमको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100, ठीक है। तो ये मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए पहला साल है, ये दूसरा साल की कहानी है। तो पहले साल 100 का 10% ब्याज कितना मिलेगा 10 रुपये, है ना। अब दूसरे साल 100 का 10% कितना मिलेगा 10 रुपये, लेकिन ये जो 10 रुपये ब्याज मिला था पहले साल, इसका भी 10% हमको ब्याज मिल जाएगा दूसरे साल, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, है ना। 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10 का 10% कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा ना। फिर आप देखो, यानी 100 रुपये थे, अभी ब्याज कितना होगा 2 साल में 10 10 20 और 1 21, यानी 100 रुपये थे 21 ब्याज हो गया, यानी अमाउंट कितना हो गया 121, और 121 की वैल्यू 1331 दी है, तो हमको 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की वैल्यू 1100 आ जाएगी। मैंने आप लोग को भाई चक्रवृद्धि ब्याज करने के 3 तरीके बताएं, आई होप भाई आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं, अगला सवाल पे। अगला सवाल ये करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा टाइम हो गया है लेकिन कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप लोग को इसलिए टाइम हो गया, है ना। 11025 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, फैक्टर बताने भैया जी। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए हम लोग इसका पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे 11 0 2 5, हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, ऐसे, है ना, काट काट के चेक करते थे। लेकिन भाई देखो हम लोग अब ऐसे करने वाले नहीं है ना, इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ, ऐसे नहीं करना, हटाओ। 11 0 2 5, भाई पूरा तो नहीं हट गया यार, एक सेकंड, नहीं नहीं ये, है ना, 11 0 2 5। तो देखिए इस संख्या को हमको देख के सीधा सीधा पता चल रहा है ये संख्या 25 से कटेगी। भाई 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर आखिरी के 2 डिजिट 25 से कट रहे हैं तो वो संख्या 25 से कटेगी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आखिरी में 5 है तो 0 है तो वो 5 से कटेगा। 125 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर आखिरी के 3 डिजिट 125 से कट रहे तो वो संख्या 125 से कटेगी। भाई ये बेसिक चीज़ें आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो मैं इसको पहले 25 से काटूंगा, तो 25, देखिए भाई देखो इसको हम कर रहे हैं, यानी 25 को से काटेंगे तो 25 तो गुणे में आ जाएगा, यानी 25 चक्को कितना आ जाएगा भैया जी 100, 10 बचा 102, 102 यानी 25 चक्को 100, फिर कितना बचा 2, तो 25 से कम 25, यानी ये संख्या लिखी क्या है 25 × 441 लिखी है। अब 25 × 25 को 25 लिख लेंगे, 441 किसका स्क्वायर होता है बताइए भाई, 21 का स्क्वायर 441 होता है नहीं, 21 का स्क्वायर। लेकिन भैया हमको क्या कहना है,
जब भी गुणनखंड हमको बताना हो तो हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। जैसे 25 प्राइम नंबर थोड़ी ना, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो ये है 5 का स्क्वायर, और 5 प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे 21 कोई प्राइम नंबर थोड़ी ना है, ये 7 तिरिक 21 होता है। कितना होता है? 7 तिरिक 21। देखो 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो जब भी मेरे प्यारे भाई गुणनखंडों की संख्या बतानी हो तो हम क्या करेंगे, उसको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे और उसको मतलब पावर के रूप में बना लेते हैं। अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ। 5 का स्क्वायर हो गया, ये क्या है? 7 का स्क्वायर। अब भाई 3 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। कुछ नहीं करना, बस गुणनखंडों की अगर संख्या बतानी है तो कुछ नहीं करना। ये पावर कितनी है? 2, तो 2 में 1 जोड़ो, 1 मल्टीप्लाई करो। ये पावर कितनी है? 2, 2 में 1 जोड़ो, मल्टीप्लाई करो। 2 में 1 जोड़ो, मल्टीप्लाई करो। बस ये है फैक्टर्स की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। 2 1 3, 2 1 3, 3, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। तो देयर आर 27 फैक्टर्स इन दिस 11,000, मतलब 11,025 के, ठीक है नहीं। तो कितने मतलब फैक्टर आ जाएंगे भैया जी? 27, ठीक है ना। अगला सवाल चलते हैं भैया जी। तेरा भाई 3-4 सवाल और बचे हैं भाई। अरे यार पीछे आ जा भाई, ठीक है ना। चलिए ये सवाल करते हैं। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी गई, उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या होगी? भाई देखिए, इसके पहले वाले जो हमने क्लास ली थी उसमें बताया था कि अगर 30% की छूट दी जाए, हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100%। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 30% की छूट दी जाएगी तो वो अपने आप का 70% बचेगी। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब भाई 30% की हमने छूट दी तो अपने आप को 70% बचेगी कि नहीं बचेगी? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो, भाई 2 जीरो काट लो परसेंटेज से, तो 9 सत्ते 63, यानी 6300 रुपये आ जाएगी। फुटबॉल की अंतिम कीमत कितनी आ जाएगी? 6300 रुपये। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आया था तो भाई हमको लेना पड़ेगा यार, इतना आसान भी नहीं था, है ना। चलिए हम लोग सवाल करते हैं ये वाला। अच्छा ये हो गया, जल्दी चलते हैं, ठीक है ना भैया। इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। भैया जी बढ़ते हुए क्रम में कैसे लगाना है? मतलब सबसे पहले इनको चेक करेंगे। देखिए भाई, इस तरीके इनको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि मतलब इनका डिफरेंट चेक करिए धीरे धीरे, है ना। लेकिन देखिए जब डेटा इतना आसान है तो सीधा सीधा हम लोग भाग ना करा लें भैया। कराओ भाग। अगर 1/3 को भाग कराओगे, 1/3 की वैल्यू क्या होती है? जरा 1/3 की वैल्यू बताइए कितना होती? यानी 0 पॉइंट, यानी 1 जीरो लग गया, यानी 3 तरक का 9, फिर 1 बचा, 3 तरक का 9, यानी 0.33333 आगे बढ़ता चला जाएगा। 7/23 क्या है? 7/23 क्या है भाई? 0 पॉइंट, यानी 1 जीरो आ गया यहाँ पर 70, यानी 23 दूना 46 और 23 तिया के तो 6 भाई 23 तिया हो जाएगा 69। फिर बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, तो फिर 1 जीरो लगाएंगे तो तब तो डबल जीरो आएगा, यानी 0.30 है ये। अब देखिए 2/7 भैया, ये आपको समझाने में मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी निपटाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर 2 को 7 से भाग कराएंगे तो 2/7 कितना है? 0 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 20/7 लिख गया। तो 7 दूनी 14। अब देखिए ये तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, फिर कितना? 6, तो 7/56, यानी 0.28 मान लीजिए। और ये 5/14 भी इधर लिख लो, 5/14 को भी इधर निकाल लेंगे ना, तो 0 पॉइंट, यहाँ आ गया 50, 14 को 14 3 42, 14 3 42 और 8 आया है ना। जब 8 आ गया तो 14 14 14 चौको 56, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, यानी क्या आ जाएगा भाई? 2, ये कितना था? 2/7, ठीक है ना भाई। बढ़ते हुए क्रम में लगाना था, तो 1 सेकेंड भाई, गलती कर दी क्या? 2/7 था तो 0.7 दूनी 14 और 6 आ गया ना, तो 7/56, हाँ 2.28 आ जाएगा। सही तो है भाई, क्या दिक्कत है? 0.3, 5/14, 5/14 कराइए, 14 42, 8 बचा, तो 14 चौको 56, 14 पंचे 70, यानी 0.35 है ना भैया। तो सबसे छोटा क्या है भाई? तब तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। सबसे छोटा क्या है भैया बताइए? सबसे छोटा हमको ये दिख रहा है 0.28, तो 2/7 सबसे पहले होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, इस पर 2 में फंस गए, यानी 2/7, यानी 2/7, 2/7। अच्छा इसके बाद देखो 7/3 रखने की हमको जरूरत ही नहीं। अब हमको चेक करना है 5/14 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है। तो 5/14 तो 0.35 है, 1/3 0.35 है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ये क्या है? 0.33 पहले आ जाएगा, यानी 1/3 ये है, यानी संख्या कौन सी सही? ये, यानी 4th नंबर इसका भैया जी सही है। और हमारा ये बढ़ते भैया, देखो ये समझाने में टाइम लगता है लेकिन ये करने में बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है कि नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते, टाइम नहीं लगा कर चलो। 16 नंबर सवाल। अब भैया देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या है?
एक्स बराबर 2 + √3 y बराबर 2 - √3 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसका एक तो तरीका ये है कि आप दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, वो भी कोई ख़राब तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका है कि भाई आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। भाई 2 + 3 का यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर कर लीजिए और 2 - √3 का होल स्क्वायर कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4 √3 है ना। सेम यही इधर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूना 4 √3, 4 √3 से 4 √3 खत्म हो गया, 4 3 7, 4 3 7, 7 7 कितना गया 14। इसका आंसर भैया जी कितना आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। लेकिन देखो ये x और y एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं, हम देख के जान गए कि x जो है y का ही उल्टा है, x y का उल्टा है। तो इसके एक तरीके से और ये सवाल लगाया जा सकता है ना, अगर वो बड़ा है, कभी मान लीजिए इसके और वैल्यू आ गई क्यूब में आ गई तो क्यूब करते थोड़ी ना फिरेंगे, तो उसको फिर हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए भैया अगर x बराबर 2 प्लस, अब भाई देखिए एक तो ये तरीका हो गया है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको साइड करता हूँ, फिर दूसरा तरीका सिखाता हूँ। इसको मैं हटा दिया, चलिए हटाता हूँ, हटा दिया ना भैया। अब देखिए x बराबर 2 + √3 है, x बराबर 2 + √3 है। तो अगर मैं यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 + √3 हो जाएगा। बच्चे कहेंगे भैया बिल्कुल सही। अगर मैं इसका परिमेयकरण कराने चला 2 - √3, 2 - √3, तो यहाँ से 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - √3 और एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, फार्मूला होता है a² - b² यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 1/x बराबर कितना आ जाएगा। अब 2 - √3 की जगह है क्या, y, यानी समझ में क्या आया कि 1/x की जगह ही y है, यानी 1/x बराबर कितना है y। तो मतलब y की जगह हम 1/x रख सकते हैं। इधर देखो जरा, x² y की जगह क्या रख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर। और ये काहे का फार्मूला है, सीधा सीधा इसको क्या कहते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है ना। इसका ये फार्मूला है कि नहीं। अब हम यहाँ सीधा सीधा फटाफट फार्मूला लिखेंगे। x की जगह कितना है 2 + √3 है ना, 2 - √3 और ये माइनस के 2 का ये होल स्क्वायर है। √3 से √3 कट गया, 2 दूनी कितना का 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से भैया जी 2 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 14। तो भैया एक ये भी हमारा लोग का तरीका है करने का। और देखिए इससे बड़े बड़े सवाल लग जाते हैं, इसको ये ना सोचना कि देखिए कभी कभी कुछ सवाल होते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से जल्दी लग जाते हैं, इससे थोड़ा दिक्कत इससे नहीं हुई है। लेकिन ये चीज़ आप लोग को दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये चीज़ जो है इसका इन्वर्स है, ठीक है ना। चलिए आई होप ये तरीका भी समझ में आया होगा। इस तरीके के और सवाल है ना अगले मतलब अगले क्लास में मैंने ले रखे हैं, वो उसमें और तरीके से समझाऊंगा। चलिए अगला सवाल, एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा देखिए भाई ये क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ 15 सेकंड है। तो भाई या तो आप इसको सेकंड में कर लीजिए या तो इस सेकंड को घंटे में कर लीजिए, लेकिन हमको आंसर मीटर में बताना है। देखिए भाई मतलब चाल कैसे नापी जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में नापो या तो मीटर बटे सेकंड में नापो, क्योंकि आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो MKS पद्धति और CGS पद्धति, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड एक साथ चलते हैं, यानी मीटर और सेकंड एक साथ चलते हैं। और इसमें सेंटीमीटर और सेकंड, तो यहाँ तो मीटर और सेकंड एक साथ चलते हैं कि नहीं, देखो मीटर और सेकंड एक साथ चलते हैं, या फिर किलोमीटर और आवर एक साथ चलते हैं। तो ये तो फिजिक्स की बात हो गई ना। तो थोड़ा सा मैंने ये बता दिया, हटाते इसको। क्या कह रहे हैं, एक ट्रक 108 किलोमीटर घंटे इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, 15 सेकंड कितनी दूरी चलेगा। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणे समय, ठीक है भैया जी। अच्छा एक बात और याद रखना, चाल भैया जी कितनी 108 दिया है। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमको मीटर बटे सेकंड में ले जाना है तो 5/18 से गुणा कराते हैं भैया। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और हम अगर इसमें 5/18 से गुणा करा दिया तो वो मीटर बटे सेकंड में यूनिट बन जाती है। और अगर कोई भी यूनिट मीटर बटे सेकंड में है, अगर उसमें हमने 18/5 से गुणा करा दिया तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। ये दोनों बातें बहुत याद रखना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में इसका बहुत यूज़ है। समय भैया कितना है 15 सेकंड है, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 15 × 15 = 75, 75 × 2 = 150, 6 × 5 = 30, 15 × 45, 450 मीटर, यानी कितनी डिस्टेंस चल जाएगा 450 मीटर। ये सरल सवाल नहीं है भाई, थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें गलती बच्चे करके आते हैं और ये प्रीवियस ईयर है, मैंने कोई अपने आप से नहीं लिया है। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, श्री X और Y की सालाना आमदनी। देखिए भाई आमदनी इतनी है तो उनके खर्चे का अनुपात है, दोनों व्यक्तिगत रूप से इतने रुपए बचा पाते हैं। श्री वाई का खर्चा ज्ञात कीजिए, यानी इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इनकम कितनी होती है खर्चा प्लस बचत। आप लोग एक बात बताइए,
आमदनी कितनी है 9:8 रुपये वो कमाते हैं, 9:8 कमाते हैं। खर्चा कितना करते हैं 5:4 खर्चा कर देते हैं। तो भाई दोनों व्यक्तिगत 5,000 रुपये बचाते हैं, यानी 5,000 ये भी एक्स भी बचाता है, 5,000 वाई भी बचाता है। आप एक बात समझिए, 9 रुपये कमाता था, 5 खर्चा करिए बचाता कितना है 4, 8 कमाता था, 4 खर्चा कर दिया बचाता कितना है 4। और देखो किस्मत इतनी अच्छी है कि ये दोनों हमको ये क्या है सेम मिल गई। क्या मिल गया, और बचत भी यहाँ पे सेम बना रहा है और यहाँ हमको सेम भी मिल भी गई, यानी अंतर इसका 4 है भी। और अगर इन यहाँ 4 आता यहाँ 3 आता तो हमको इनका डिफरेंट लेकर, भाई इसका डिफरेंट 1 है तो इसमें गुणा कराते, इसका डिफरेंट भी 1 है तो इधर गुणा कराते, इसका एक एक डिफरेंट बराबर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई ये है कि देखो ये बता रहा है कि बचत 5,000 रुपये है, यानी दोनों सेम बचत बचाते, मतलब सेम पैसा बचाते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 दोनों सेम बचा रहे हैं, तो ये सवाल बहुत आसान बन गया। लेकिन कभी कभी इस तरीके के रेशियो जब हो जाते हैं तो उसमें रेशियो क्या होता है फिक्स नहीं बैठता, हो सकता है यहाँ 4 आ जाता, यहाँ 3 आ जाता, लेकिन सवाल कह रहा होता कि दोनों 5,000 बचाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग बराबर करने के लिए क्या करते, इसका अनुपात इसका डिफरेंट लेते, इसका डिफरेंट इसमें गुणा कराते, इसका डिफरेंट इसमें गुणा कराते थे, फिर क्या होता हमारी ये चीज़ सेम आ जाती, तब उसमें काम करते। अब देखो 4 की वैल्यू सीधा सीधा भैया जी कितनी दे रखी है 5,000, कितनी दे रखी है 5,000। तो वाई का खर्चा बताओ, वाई का खर्चा कितना है, खर्चा 4 है, वाई का खर्चा कितना है 4। तो भाई क्या है 4 की वैल्यू सीधा सीधा 5,000 है ही है, तो क्या हो जाएगी 5,000, इसका आंसर आ जाएगा भैया जी। क्या है वाई का खर्चा कितना है 5,000 रुपये है। अगर पूछता कि एक्स की इनकम कितनी है तो 4 की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते फिर 9 में गुणा कराते हैं। अगर वाई की सालाना आय पूछता तो कुछ नहीं भाई 4 की वैल्यू इसके बराबर करते, 8 की वैल्यू निकालते। तो जिस हिसाब से पूछता उस हिसाब से आप लोग कर लेते। अब आई होप समझ में होगा। चलिए भाई थैंक यू आप सभी लोगों को, है ना। तो थोड़ा सा भाई लंबी क्लास हुई है, लेकिन भैया जी भाई बहुत प्यार से समझाया है, ठीक है कि नहीं। तो इस बात को भी समझा करो। देखिए हम जल्दी जल्दी करा के निकल के चले जाएं, भाई इसमें किसका फ़ायदा है, हमको आएगा आप लोग को थोड़ी ना आएगा। तो कहने का मतलब है भाई देखिए, हालांकि थोड़ी सी लंबी क्लास हुई इसके लिए भाई सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन भाई ये देखिए आप लोग का ही फ़ायदेमंद है। मैं तो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ ना, क्योंकि जब सारी चीज़ें कवर करेंगे तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें परेशान मत होइएगा। और वंस अगेन आई रिमेंबर टू यू कि भैया आप लोग सब्सक्राइब काहे नहीं करते हो भाई बताओ, हैं। देखिए भाई आप लोग खुद देखो, नॉट सब्सक्राइब भाई, 60% भाई वीडियो देखते हैं भाई लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, तो कोई बात नहीं, बिना सब्सक्राइब के देखो, कुल मिला के देखो बोला आप लोग, ठीक है कि नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। चलिए टाइम भी हो चुका है ना, चलिए ठीक है भाई, ओके बाय, थैंक यू, जय श्री महाकाल, ठीक है ना। चलिए मैं इसको करता हूँ ख़त्म, ओके बाय भाई, ठीक है ना। और हाँ आप लोग सीरीज़ में लगातार बने रहिए, ठीक है ना, लगातार देखते रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके थैंक यू भाई।